जैसे हम लोग जो बाहरी हैं इन स्टेट के, वो यहाँ पे अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ का लैंड नहीं खरीद सकते हैं आपको यहाँ का। तो वहाँ पे आके मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कोई मुझे उतार दे यहाँ पे, मैं यहीं होटल लेके मैं अपना सो जाऊँ। ऐसा पेट में अजीब सा कुछ हो रहा था, इसीलिए क्योंकि एयर बहुत थिन हो जाती है, बहुत कोल्ड हो जाती है। तो जब भी वो और बहुत तेज स्पीड में बहती है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वो जब क्रॉस होगी आपके चेहरे पे से, तो वो पूरा चेहरा फट सकता है। सिकनेस अगर अपना जो विकराल रूप ले लेगा, तो मोर सीरियस जब हो जाता है, तो आपको हेप हो सकता है, HAPE, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हेस हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। चलिए अभी सिक्किम के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। तो सिक्किम एक बहुत ही यूनिक स्टेट है यहाँ का, जो नॉर्थ ईस्ट का मेनली गेटवे है सिक्किम, और बहुत ही खूबसूरत है, आपने देखा ही होगा वीडियोस में। और जो डाइवर्स कल्चर है यहाँ का, और बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा। जो एनिमल स्पीसीज़ और जो प्लांट्स स्पीसीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो हम लोग गए थे वहाँ, जो प्लांट कंजर्वेटरी था, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो काफ़ी वो डाइवर्स था वहाँ, स्पीसीज जो थी अलग अलग थी। मैंने तो अपने लाइफ में वैसा जो फ्लावर के जो प्लांट्स वैसे देखे नहीं थे कभी, लेकिन देखने के लिए मिला ये चीज़ें। सबसे बड़ी बात है कि ये मैजेस्टिक कंचनजंगा जो है, उसको अपने गोद में लिया हुआ है, जो कि 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और इंडिया की हाईएस्ट पीक है वहाँ पे कंचनजंगा। और जो सबसे पहले आता है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848, फिर उसके बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन, और फिर इसके बाद कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा को कहीं कहीं हम लोग देखे थे, और उसको क्लोज से देखने के लिए पेलिंग जाना पड़ेगा, जहाँ पे मामा लोग आज निकले हैं, वो लोग क्लियर देख पाएंगे। ये जो सिक्किम है वो ग्रेटर हिमालयन रेंज का है, वो पार्ट है। इसी में जो हाईएस्ट पीक्स हैं तीनों की तीनों वही आती हैं। ये मेनली जो ईस्ट हिमालयन रेंजेस है वो उसमें आता है। ये जो ट्रांस हिमालय है वो जो ग्रेटर हिमालय है उसके नॉर्थ में आता है। तो जैसे ये है ग्रेटर हिमालय, तो ये है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में अलग अलग रेंजेस आती हैं, जैसे कि काराकोरम है, और लद्दाख रेंज है, जस्कार रेंज एट्सेट्रा। जो सियाचिन ग्लेशियर है और सल्तोरो रिज में जो है वो काराकोरम रेंज का पार्ट है, और जो लद्दाख है वो भी वही है। जस्कार रेंज का पार्ट है ये कारगिल और द्रास सेक्टर जो है कश्मीर में, जो जहाँ पे कारगिल का युद्ध भी हुआ था, द्रास सेक्टर में। आप अगर मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा द्रास सेक्टर, तो वो जो है वो जस्कार रेंज का पार्ट है। और लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। 2 तरीके के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट जो थार हम अपना है, और सहारा ये ड्राई डेजर्ट है, हॉट ड्राई डेजर्ट, और ये कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। सिक्किम है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत डाइवर्स है। ये एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट इतने से छोटे से ही स्टेट में आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट से लेके अल्पाइन तक। और ये छोटा सा ये एरिया में आपको तीनों देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे वीडियो में, तो जैसे जैसे हम लोग एलिवेशन ऊपर जा रहे थे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा था, वेजिटेशन जो है वो चेंज हो रहा था, और जो एनिमल स्पीसीज़ हैं वो भी चेंज हो रही थी। तो ये छोटा सा स्टेट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, और एक दूसरे से दूसरे पार्ट में जाते ही आपको क्लाइमेट चेंज मिल जाएगा, वेजिटेशन चेंज मिल जाएगा, और जो एनिमल स्पीसीज़ हैं, प्लांट स्पीसीज़ हैं, वो सारे चेंज होते रहते हैं। तो ये है सिक्किम। सिक्किम के बारे में बता दूं कि कैसे बना था ये स्टेट। ये ओरिजिनली हम लोग का इंडिया का पार्ट नहीं था, ये रेफरेंडम के थ्रू आया था, इंडिया में मिला था जब हमारी आज़ादी के बाद में, जब 1975 में मेनली, जब रेफरेंडम मतलब वोटिंग ही समझ लीजिए, वोटिंग जो एक तरीके से सारे लोग करते हैं कि आपको इनके फेवर में जाना है, इनके फेवर में जाना है। तो 1975 में ये रेफरेंडम के थ्रू इंटीग्रेट हुआ था इंडिया में, और 22वां स्टेट बना था इंडिया का 1975 में। 16 मई 1975 को सिक्किम इंडिया का स्टेट बना था। इसके लिए 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था,
जो ऑफिशियली बनाया था सिक्किम को इंडिया का 22nd स्टेट, और इसके लिए आर्टिकल 371F को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 371F के बारे में अगर बता दूं, तो अगर आप 370 के बारे में जानते होंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसी से रिलेटेड समवॉट है। और इसकी वजह से आप जैसे हम लोग जो बाहरी हैं इन स्टेट के, वो यहाँ पे अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ का लैंड नहीं खरीद सकते हैं। आपको यहाँ का पहले RC लेना पड़ेगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे कुछ साल रहना पड़ेगा, तो फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप खरीद सकते हैं। और अगर आप बाहरी हैं, ऐसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद नहीं सकते हैं, लीज़ पे ले सकते हैं। लीज़ पे आप ज़मीन मिल जाएगी आपको, लेकिन आप उसके ओनर नहीं बन पाएंगे कभी ज़मीन के। लीज़ पे ले सकते हैं, उसको जो करना हो टूरिज्म पर्पज से जो करना हो वो कर सकते हैं। तो ये है भाई कुछ सीन। और अगर आप सिक्किम के नॉर्थ में जाएंगे तो चाइना मिलेगा, जहाँ पे हम लोग गए थे। आप देखे होंगे चाइना बॉर्डर ही था वो, बेसिकली नाथुला पास। और हम लोग इस साइड इंडिया में थे, वो उधर चाइना था। और साउथ में अगर जाएंगे तो बांग्लादेश है, 190 किलोमीटर पड़ेगा। और वेस्ट में नेपाल है, और ईस्ट में है भूटान। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो यहाँ के CM है, वो मेरा ड्राइवर ने ऐसे कल बता रहा था वो, कि वो नेपाली शायद बनते हैं यहाँ के, और कोई शायद नहीं बन पाएगा। तो ये सीन है ऐसा कुछ। और भूटान अगर ईस्ट में है, लेकिन आप लैंड बॉर्डर से जा सकते हैं भूटान, लेकिन आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन पासपोर्ट ज़रूर चाहिए। और वहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चार्ज लगता है अराउंड 1500 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़। तो ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चार्ज लगाता है, क्योंकि वो भी जैसे सिक्किम है वैसे ही बिल्कुल वो भी ग्रीन स्टेट, ग्रीन कंट्री है पूरी की पूरी वो। वहाँ पे बहुत सारा ऐसे, जैसे यहाँ पे है सिमिलर रूल्स वहाँ पे भी हैं भूटान में। तो लैंड बॉर्डर से जा सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको पासपोर्ट। नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है, आपकी एक ID लगेगी, मे बी वोटर ID, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट लगेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के बारे में कुछ और बता दूं तो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। अपने क्लीननेस के लिए जाना जाता है, और एक्चुअली मैं देख भी रहा हूँ मैं, और आप भी देखे होंगे वीडियो में, क्लीननेस तो है भाई, रोड्स पे भी और हर जगह। और लोग, मैं अगर कल मैं बैठा था वहाँ, ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स है यहाँ गैंगटॉक का, तो वहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है, बगल में पार्क है, उसके पास डस्टबिन रखी हुई है। लोग खुद मतलब कलेक्ट करके लेके आके वहाँ पे डाल रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि लोग अवेयर हैं और एजुकेटेड हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं अच्छे से। जो सिक्किम है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और सेकंड स्मॉलेस्ट कहेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया। गोवा सबसे छोटा है, उसके बाद सिक्किम है। और पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम है सिक्किम की पॉपुलेशन, और इसका ठीक अपोजिट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का वहाँ पे। तो ये कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा सा। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और प्लास्टिक का बैन है यहाँ, लेकिन उतना मतलब नॉर्थ सिक्किम में ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और इधर थोड़ा सा ढीला है। और इको फ्रेंडली है, प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। और वेस्ट डिस्पोजल अच्छा से यहाँ पे होता है, क्योंकि वो सारे लोग कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे, फिर वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होकर जाता होगा, तो वो है। और सबसे ज़्यादा कार्डमम होता है यहाँ पे, जो इलायची कह रहे हैं वो, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो इंडिया का मेनली। जो सिक्किम है वो इंडिया का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना था 2016 में। और जो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो एक डिक्लेरेशन से शुरू हुआ था 2003 में, कि अब ये स्टेट धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और एक फेस वे में जो एलिमिनेशन हुआ था, हटाया गया धीरे धीरे करके केमिकल फर्टिलाइजर्स को। कल भी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को झटके से चेंज नहीं किया जा सकता है, उसमें चेंज करने में टाइम लगता है। तो फेस वाइज चेंज किया गया इसको, और जो फर्टिलाइजर्स और ये पेस्टिसाइड्स हैं इनको एलिमिनेट कर दिया गया 2010 में। और 2016 तक इंडिया का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया सिक्किम। आपको बातें बता देता हूँ माउंटेन्स और हिली एरियाज से रिलेटेड। तो जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वो मेनली
कोल्डर होते हैं जो लोअर एल्टीट्यूड एरियाज हैं उनसे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, कॉजेज हैं उसके। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप। और एडियाबेटिक कूलिंग होती है, जैसे एयर राइज करता है और एक्सपेंड करता है, उसकी वजह से थिन हो जाता है, तो कोल्डर जल्दी हो जाता है। और एक है कि कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे कूलिंग भी बढ़ेगी। जो जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो जो हीट है वो कम ट्रैप होगा उसमें, और कूलिंग ज़्यादा होगी। और एयर जो है थिन हो जाती है, मतलब बहुत पतली हो जाती है ऊपर जाके। इसीलिए जब आप देखे होंगे कोई भी माउंटेनियरिंग करता है या फिर क्लाइंबिंग करता है, तो वो वाइट वाइट कलर का वो सनस्क्रीन लगाते हैं, और पूरा अपने फेस पे आप देखे होंगे वाइट वाइट लगाते हैं, और जो चश्मा पहनते हैं उसको, ताकि इसीलिए क्योंकि एयर बहुत थिन हो जाती है और बहुत कोल्ड हो जाती है। तो जब भी वो, और बहुत स्पीड में बहती है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वो जब क्रॉस होगी आपके चेहरे पे से, तो वो पूरा चेहरा फट सकता है, इसलिए वो क्रीम लगाते हैं वैसे। तो एयर जो है वो थिन होती है, और जितना थिन होगा उतना हीट कम ट्रैप होगा इस वजह से। और गुरदोंगमार लेक की बात करें तो ऑक्सीजन वहाँ पे 2% होता है यूजुअली। अगर इस एरिया में देखूं या फिर प्लेन्स एरिया में, तो वहाँ पे लगभग 21% होता है ऑक्सीजन यूजुअली। तो वहाँ काफ़ी कम होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ पे हो सकती थी। लेकिन अगर मैं नाथुला की बात करूँ, तो नाथुला पे मैं जब गया था, तो नाथुला पे ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, ना ही कोई मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई। कोई ऑक्सीजन कपूर वपूर लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, बिल्कुल स्मूथली गया। हाँ, थोड़ी सी ठंडी लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर जो था वो अराउंड 0 डिग्री के आसपास था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क पूरा गायब हो गया था, ना BSNL का नेटवर्क था मेरा, ना ही एयरटेल का था। और 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वैसा मैं एक बार फील कर चुका हूँ। और 4 डिग्री 3 डिग्री में उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मतलब गर्मी होती है थोड़ी सी उसके मुकाबले। उस दिन वो या तो -1 में था, या तो 0 डिग्री था, या फिर +1 में था, ऐसे ही कोई टेम्परेचर, तीनों के बीच में कोई रेंज में था। आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस तब होता है आपको जब आप हाई एलिवेशन पे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, और आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो वहाँ पे है उससे एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो आपको ये एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। इसके सिम्टम्स हैं, माइल्ड हेडेक होगा आपको, थोड़ा थोड़ा सर दर्द होगा, किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, नौजिया होगा, और डिजीनेस होगा। थोड़ा सा हल्का सा मुझे डिजीनेस फील हुआ था, हल्का सा नाथुला पे, हल्का सा, बिल्कुल माइनर, 0.1% ऐसे हुआ था। तो डिजीनेस हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस बहुत, अगर आप ज़्यादा अगर होगा तो अनकॉन्शियस भी आप फील कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी मेरे साथ नाथुला पे तो नहीं हुआ था। गुरदोंगमार्ग लेक का पता नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से पूरा वो रास्ता नॉर्थ सिक्किम बंद हो गया है, तो मुझे उसका तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 14,000 फीट और 3,000 फीट और ऊपर होते हैं हम, 17,000 फीट से। तो एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है सिम्टम्स। और अगर आपको प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर अस्थमा वगैरह ऐसा कुछ है, तो आप थोड़ा कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एल्टीट्यूड सिकनेस अगर अपना जो विकराल रूप ले लेगा, तो मोर सीरियस जब हो जाता है, तो आपको हेप हो सकता है, HAPE, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और हेस हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। तो बेटर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हाई एल्टीट्यूड पे मत जाइए, क्यों रिस्क में डालना है अपनी लाइफ को। एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप, जितने लोग भी आसपास आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब अपने काम में बिजी हैं, कोई कोई मुझे नहीं देख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आई लाइक दिस behavior of the people here, because they are focusing on them, not on others. एक्लिमेटाइजेशन जो होता है उसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको। जो जैसे मुझे नाथुला पे हो सकता है इस वजह से भी ना फील हुआ हो, क्योंकि पहले मैं प्लेन से NJP आया, और NJP से गैंगटोक आया। गैंगटोक आके मैं रुका था उस रात को, और जो कि 5,400 फीट पे है। तो उसके बाद हम लोग नाथुला की तरफ बढ़े थे। तो हो सकता है कि मेरी बॉडी एक्लिमेटाइज हो गई हो। अब बताता हूँ आपको एक्लिमेटाइजेशन होता क्या है एग्जैक्टली। एक्लिमेटाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एडजस्ट करती है उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से।
जैसे कि एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। और ये जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे मतलब आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए 200 फीट पे हैं और सीधे आप पहुंच गए हैं 10,000 फीट पे, तो आपको आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होगी, और उसके लिए फिर आपको वही एल्टीट्यूड सिकनेस और वो सारी सिम्टम्स जो मैंने बताया वो होंगे। तो ये रिकमेंडेड रहता है कि और आपने, अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जब भी जो क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन पे, कोई भी, चाहे एवरेस्ट पे हो या फिर कंचनजंगा, किसी पे भी हो, तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एवरेस्ट बेस कैंप का नाम सुना होगा, तो वो बेस कैंप है, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऊंचाई, यहाँ फिर स्टेयर की तरह ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि और रुक के बढ़ते हैं। एक रात वहाँ रुक गए तो आपकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाएगी, तो आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, फिर आप बढ़ते हैं ऊपर। अगर आप यही चीज़ झटके से करेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आपको याद हो मेरी नाथुला वाली वीडियो में, तो हम लोग 5,400 फीट है, अच्छे से तो नहीं हुई होगी मेरी बॉडी, लेकिन थोड़ी मोड़ी हो गई थी। तो जैसे ही हम लोग सीधे तेज़ी से ऊपर बढ़े, नाथुला पे गए और तुरंत डिसेंड किए स्पीड में। तो फिर जब मैं वो पॉइंट जहाँ पे था, एक जहाँ पे हम लोग रुके थे 10-15 मिनट के लिए, तो वहाँ पे आके मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कोई मुझे उतार दे यहाँ पे, मैं यहीं होटल लेके मैं अपना सो जाऊँ। ऐसा पेट में अजीब सा कुछ हो रहा था, वो उसी की वजह से हो रहा था, एक्लिमेटाइज नहीं हो रही थी। तेज़ी से कैसे एक्लिमेटाइज हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको एक्लिमेटाइज होने में, तो इसीलिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ा जाता है। आप फिर कहेंगे कि फिर एडाप्टेशन क्या होता है, तो भाई देखिए, एक्लिमेटाइजेशन और एडाप्टेशन में अंतर है। एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्स, जैसे आप ऊपर गए तो फिर नीचे आ भी सकते हैं, तो नीचे आएंगे तो फिर बॉडी आपकी उस हिसाब से एडजस्ट भी कर लेगी आपको। लेकिन एडाप्टेशन वो है ना, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो ये इवोल्यूशनरी चेंज है। ये इवोल्यूशन बहुत सारा टाइम लगता है, तो तब वो चेंज होता है, उसको एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे जनरेशन बीत जाएंगी, जनरेशन टू जनरेशन बहुत लगेंगे, तब जाके उसको एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो डॉग्स जो हम लोग देखे थे नाथुला पे, हाँ, उस वाले इलाके में, तो वो उनके में फर था, तो वो एक्चुअली वो डेवलप हुआ होगा इवोल्यूशन के थ्रू ही, एडाप्टेशन वो लोग हो गए होंगे। बहुत कोल्ड है वेदर, तो वो एडजस्ट कर लिए अपना, थोड़ा सा बॉडी कम ठंडा लगे उसके लिए। ऐसे ही मछलियाँ भी होती हैं, वो भी अडॉप्ट कर लेती हैं चीज़ों को, तो वो एडाप्टेशन होता है, एक्लिमेटाइज। तो चलिए अभी मैं तीस्ता रिवर के बारे में बताता हूँ, जो एनजेपी से आते वक्त गैंगटोक आपने देखा होगा, जो साइड में रिवर बह रही थी, तो वो तीस्ता रिवर ही थी। तो तीस्ता रिवर एक जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो फ्लो करती है इंडिया और बांग्लादेश में, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। जो अदर मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, जैसे गंगेश, सेम उसी की तरह ये तीस्ता भी एक ग्लेशियल फेड रिवर है, और इम्पॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है बोथ कंट्रीज़ के लिए, ना ही सिर्फ सिक्किम बल्कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए। और जो इसका ओरिजिन है वो सोलामो लेक है। एलिवेशन उसकी जो है वो 5,280 मीटर, मतलब 5.2 किलोमीटर नॉर्थ सिक्किम में है। ये तीस्ता रिवर जो है वो मर्ज करती है ब्रह्मपुत्रा से, जिसको जमुना भी कहते हैं बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल में उससे मिलती है ये तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्रा से जाके, और फिर वो एंटर कर जाती है इसके साथ मिलके ही, वो बांग्लादेश में चली जाती है। वेजिटेशन का मैं बता रहा था, तो वेजिटेशन जो है वो कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नहीं, हर जगह कहीं भी आप जब प्लेन से हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो वेजिटेशन आप देखेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको दिखा होगा कि जब मैं आ रहा था एनजेपी से गैंगटोक तक, तो वहाँ पे बहुत सारे रास्ते में पेड़ मिले थे, और फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ गए तो धीरे धीरे जो पेड़ थे वो छोटे होने लगे। और फिर इसके बाद जब हम लोग बिल्कुल नाथुला पास पे पहुँच गए थे, तो वहाँ पे तो आपने देखा होगा पूरा रग्ड माउंटेन था, कोई वेजिटेशन नहीं थी, बस पत्थर ही पत्थर थे, और समवेयर स्नो था हल्का फुल्का, और बाकी छोटी मोटी घासें थी बस, और कुछ नहीं, तो वेजिटेशन था ही नहीं वहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, लोअर एल्टीट्यूड पे है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ पे। फिर जैसे ही मिड में आप पहुँचेंगे, मिड एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे कि पाइन, ओक, कॉनिफेरस ट्रीज और डेसिडिवस ट्रीज बेसिकली मिलेंगे आपको। फिर हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाएंगे
तो वहाँ पे टाइगा और टुंड्रा वेजिटेशन आ जाता है, जैसे कि कॉनिफेरस ट्रीज, मॉसेस, लाइकेंस और हार्डी श्रब्स, ये सब मिलेंगे आपको हाई एल्टीट्यूड पे। फिर उसके बाद जब वेरी हाई एल्टीट्यूड पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा अल्पाइन वेजिटेशन, जो अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं एंड बेयर रॉक्स मिलेंगी। तो वही हम लोग पहुँचे थे वहीं पे नाथुला, मुझे वही लग रहा है कि वही है, क्योंकि मेन नाथुला पे कोई एनिमल भी नहीं था। नीचे हम लोग थोड़ा सा आए तब वो डॉग मिला था जिसका फर था, और वहाँ पे तो कुछ नहीं था, ऐसे ही बिल्कुल बस इंसान थे। पता नहीं कैसे वो भी वहाँ पे सरवाइव करते होंगे, आई डोंट नो। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये ऐसा क्यों होता है, तो टेम्परेचर की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, और सनलाइट की अवेलेबिलिटी, और मॉइस्चर और सॉइल का कंडीशन, ये सब चेंज होता है। और इन सब के चेंज होने की वजह से ही ये वेजिटेशन जो है वो भी चेंज होता है। जो ये अब बारी आ गई नाथुला पास को जानने की, तो वही नाथुला पास जो है वो ईस्टर्न हिमालयाज में है और सिक्किम और तिब्बत के बीच में है। एक माउंटेन, इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है। एल्टीट्यूड जो इसका है वो मैं वहाँ पे बताया था 14,140 फीट या फिर 4,310 मीटर, मतलब 4.3 किलोमीटर इसकी जो एलिवेशन है वो है। एंड एक सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पास भी है ये हिमालय का, जो बहुत सारे पास हैं, जैसे बहुत सारे हैं। ला मतलब लास्ट में लगता है, मतलब पास है वो उनके लैंग्वेज में। नाथू का मतलब होता है सुनने वाला कान, और ला का मतलब है पास या फिर दर्रा जिसको कहते हैं। नाथुला है वो भारत और चीन के बीच में 3 जो खुली व्यापारिक सीमा है, उसकी चौकी जो है उसका पार्ट है। नाथुला है भाई एक बहुत ही मतलब वाइटल पार्ट है था एंशिएंट सिल्क रूट का, जो कनेक्ट करता था इंडिया और चाइना को थ्रू तिब्बत से होते हुए जाता था ये, और ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता था। जो ये ओल्ड सिल्क रूट की मैं बात कर रहा हूँ वो शुरू होता है लासा से, और पास चुम्बी वैली होते हुए, नाथुला होते हुए एंड करता है तामलुक पे, ये एंड करता है वेस्ट बंगाल में जो है। फिर ये वेस्ट बंगाल से ये चला जाता है जो सी रूट होते हुए ये फार ईस्ट की तरफ, जैसे कि श्रीलंका और बाली, जावा, इधर की तरफ चला जाता है ये रास्ता। तो ये था ओल्ड सिल्क रूट। चलिए भैया, यही थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी और देना ज़रूरी था। वो नाथुला पास पे मन नहीं कर रहा था मेरा बात करने का, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और अब समय हो गया है चलने का, अब चलते हैं थोड़ा सा MG मार्ग पे कॉफ़ी पियेंगे, फिर इसके बाद निकलते हैं होटल में, थोड़ा सा वहीं नाश्ता वास्ता कर लेंगे और पैकिंग वैकिंग नहा धो के रेडी होके निकलते हैं। और 11 बजे से चेकआउट है, 9 बज गया है और 2 घंटे हैं मेरे पास। निकलता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ से बैग पैक करके निकलेंगे और चलेंगे NJP की तरफ। 6 घंटे लगभग लग जाएंगे जाने में वहाँ, और फिर वहाँ से शाम को ट्रेन है और बक्सर के लिए।